अस्सलाम वालेकुम। द नेशन में आर्टिकल आया हुआ है इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड लैक ऑफ कोऑपरेशन। तो इसमें जो पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, चाहे वो सीएसएस हो या पीएमएस हो, जिसमें फिफ्थ जनरेशन वॉर का थोड़ा सा पॉइंट है, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल वेज ऑफ वॉर है। फिर उसमें हम थोड़ा सा यूएन का रोल भी खुद से इंक्लूड कर सकते हैं और इकोनॉमिक सैंक्शन का जो रोल है वॉर के अंदर वो भी देख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिससे आप नोट्स बना सकते हैं, अपने पॉइंट्स बना सकते हैं एसए के लिए या अपने करंट अफेयर पेपर के लिए। तो देखते हैं क्या कह रहा है इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड लैक ऑफ कोऑपरेशन में। इसमें थोड़ा सा बताया गया है कि जो यूरोपीय यूनियन है, यहाँ से अगर देखें तो इम्पोर्टेंट बात है आपको कि यूरोपियन हिस्ट्री परहेप्स इवन अब द मोस्ट फॉर्मेशन ऑफ यूरोपीय यूनियन द कंट्रीज फॉर बिग वॉर्स अगेंस्ट ईच अदर। अब जो यूरोपीय यूनियन है, जो जितनी कंट्रीज़ हैं यूरोपीय यूनियन में, उन्होंने आपस में वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी हुई है। इटली एंड जर्मनी आर नॉट मैनी 100 years ओल्ड एज कंट्रीज। इन द वॉर्स वन साइड वॉन एंड अदर साइड लॉस्ट। अब वॉर में क्या होता है कि एक साइड तो जीतती है, दूसरी हार जाती है, लेकिन जो यूरोपीय यूनियन का फॉर्मेशन है वो बताता है कि आप एक दूसरे से लड़ने के बाद भी आप जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो कर सकते हैं। ये थोड़ा और क्लियर होगा, हम नीचे मजीद पढ़ते हैं इसको। But then these countries shifted their priorities from war to peace and unified for mutual development. Other countries too have given up armed conflict, whether they have been डोमेस्टिक और रीजनल। अब इसमें ये बात मेंशन की गई है छोटे से पैराग्राफ में कि आप जंगें लड़ने के बाद भी, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी, इटली और जर्मनी ने क्या फॉर्मेशन किया था, यूरोपीय यूनियन में पार्टिसिपेट किया था, जो आजकल बहुत बड़ी इकोनॉमिक मार्केट है। तो उन्होंने क्या किया है, अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज की हैं। अब यहाँ पे आपको बता रहा है ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल वॉर का डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल वॉर इज़ दैट इन ट्रेडिशनल वॉर वन कंट्री अटैक्स एन अदर कंट्री। अब ट्रेडिशनल वॉर का क्या होता है, ये नॉर्मल जो हमारे यहाँ वॉर के रिचुअल्स हैं यही होते हैं, टेरिटरी अटैक होते हैं। इसमें एक कंट्री डायरेक्ट आके दूसरे कंट्री की ज़मीन पे आके अटैक करती है, राइट। एंड इन नॉन ट्रेडिशनल वॉर or conflict, one country does not directly attack its enemy but still inflict डैमेज ऑन इट। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है कि आपकी जो एनिमी है, जो एनिमी कंट्री है, वो आपकी टेरिटरी में आके अटैक नहीं करती, लेकिन स्टिल आपको डैमेज करती है बहुत बुरे तरीके से। इट कैन, फॉर एग्जांपल, अब इसकी एग्जांपल बता रहे हैं, बी थ्रू इकोनॉमिक मेजर्स और प्रोपेगेंडा एंड एक्यूजिशन। अब कौन कौन सी इनडायरेक्ट वॉर के जो मेथड हैं, इकोनॉमिक आपके ऊपर इकोनॉमिक मेजर्स होते हैं, यानी कि आपकी जो इकोनॉमी है उसको वीक किया जाता है। कैसे प्रोपेगेंडा किया जाता है, आप पे फॉल्स एलिगेशंस लगाए जाते हैं, एक्यूजिशन की जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, वो पाकिस्तान को हर फॉर्म पे क्या करता है कि ये एक टेररिस्ट कंट्री है, तो ये क्या हो गया, आप पे फॉल्स एलिगेशन लगाए जाते हैं, आपको डिग्रेड किया जाता है, ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, राइट। तो ये सब क्या है, ये सब नॉन ट्रेडिशनल वेज हैं। और ये किस में आ जाते हैं, ये साइबर में भी आ जाते हैं, फिफ्थ जनरेशन वॉर में भी आ जाते हैं कि आप डायरेक्ट अटैक ना करके एक कंट्री को हार्म कर रहे होते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ दैट इज ड्यूरिंग ऑफ कोविड पैंडेमिक व्हेन द न्यू कोरोना वायरस स्प्रेड, सम पीपल इन द वेस्ट कॉल्ड इट अ कॉन्स्पिरेसी एंड एक्यूज चाइना ऑफ अटैकिंग अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग सच दैट वन माइट नॉट हैव वांटेड टू इफेक्ट। अब इसका एक प्रोपेगेंडा वाली एग्जाम्पल ये दे रहा है कि जब कोविड-19 स्प्रेड हुआ था तो वेस्ट कंट्रीज़ ने क्या कहा था कि ये चाइना ने अपनी लैब में प्रिपेयर किया है। तो ये सब इसमें यही बताया गया है कि दैट वायरस इज़ इन लैब, हैविंग क्रिएटेड द वायरस इन द लैब, कि ये लैब में बनाया गया था। तो ये एक किस्म का बगैर एविडेंस के एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया गया था, राइट। दो वो ये कह रहे हैं कि चाइना इज स्टिल सफरिंग दैट पैंडेमिक, कि चाइना खुद भी इससे सफ़र हो रहा है। एज द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग एंड द फ्रेंजी ऑफ वॉर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, बिकॉज इफ अ कंट्री इन्वेड अनदर कंट्री विल इम्पोज इकोनॉमिक एंड अदर सैंक्शन ऑन द एग्रेसर। अब ये बता रहा है कि थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल वे है ना वॉर का, ये थोड़ा सा डिस्करेज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देती हैं जो कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक करता है। बिकॉज ऑफ फेयर कंट्रीज आर अफ्रेड ऑफ बीइंग एन एग्रेसर एंड गुड इज दैट। अब इसी इकोनॉमिक सैंक्शन के डर की वजह से कुछ कंट्रीज जो हैं वो अटैक नहीं करती दूसरे कंट्रीज पे, वो अपने आप को लिमिट करके रखती हैं। सम लार्ज कंट्रीज विद स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज do still attack smaller countries and economic sanction against them would not affect them much। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो डिस्क्रिमिनेशन है ना डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ की, वो हाईलाइट की गई हैं कि अगर एक स्मॉल कंट्री अटैक करता है तो उस पर तो सैंक्शन लग जाती हैं, लेकिन जो एक पावरफुल कंट्री है अगर वो किसी स्मॉल कंट्री पे अटैक करता है तो उस
को इतनी हर्ट नहीं करती इकोनॉमिक सैंक्शन। अब इसके एग्जांपल में वो आपको देगा, रशिया रिसेंट इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इज़ वन ऑफ द टिपिकल एग्जांपल ऑफ सैंक्शन, यूएस मिलिट्री अर्लियर अटैक ऑन द इराक इज़ अनदर एग्जांपल। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने जो रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को, उस पर भी इकोनॉमिक सैंक्शन लगाई गई हैं, और जब यूएस ने अटैक किया था इराक को, तो जो ये सैंक्शन है ये बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं करती जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो लार्जर कंट्रीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। जैसे अब इराक है वो स्मॉल कंट्री है, तो यूएस ने जब अटैक किया तब भी इतना ज़्यादा हर्ट नहीं किया यूएस को, और जैसे ही रशिया ने अटैक किया तो वो भी इतना ज़्यादा हर्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप यूएन का रोल भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं कि यूएन का रोल जो है वो यूएस ने जब अटैक किया था कुवैत या इराक को या वियतनाम को, तो उसमें इतना ज़्यादा उसको हर्ट नहीं किया गया, डिस्करेज नहीं किया गया। जनरली दो इकोनॉमिक सैंक्शन हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन स्मॉलर कंट्रीज़। अब यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि स्मॉलर कंट्रीज़ पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। फॉर 20 years पाकिस्तान एंड इंडिया हैव नॉट फॉट ट्रेडिशनल वॉर्स। अब वो कह रहा है कि 20 ईयर से 20 साल से पाकिस्तान और इंडिया जो है ना वो ट्रेडिशनल वॉर नहीं लड़ रहे, एक दूसरे की टेरिटरी में आके नहीं लड़ रहे। दे नो दैट हु एवर अटैक्स फर्स्ट will be subject to economic and other sanction as well as criticism for the countries and activist group। अब वो ये कह रहा है कि वो जानते हैं कि दोनों में से जो भी पहले अटैक करेगा ना तो वो उनको इकोनॉमिक सैंक्शन का सामना करना पड़ेगा, राइट। Although India does not attack Pakistan directly, Pakistan has complained about non-traditional attack or lack of कंस्ट्रक्टिव कॉपरेशन। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑल्दो कि इंडिया ने अटैक नहीं किया डायरेक्टली, लेकिन पाकिस्तान कई बार कंप्लेन कर चुका है उसके नॉन ट्रेडिशनल अटैक्स के बारे में। नॉन ट्रेडिशनल अटैक्स कौन से हैं, जिसे हम 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, जिसे हम प्रोपेगेंडा कहते हैं, राइट। और दूसरी बात क्या है कि लैक ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉपरेशन। ड्यूरिंग दिस ईयर मानसून सीजन ओवरफ्लो वाटर फ्रॉम इंडिया रिवर्स हैड इफेक्टेड पाकिस्तान बैडली। अब उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान की तरफ जो है वो जो अभी जो रिसेंट फ्लड हैं उनके बारे में क्लेम किया जा रहा है कि इंडिया की तरफ से ज़्यादा पानी छोड़ा गया था पाकिस्तान के दरियाओं में। The Pakistan Foreign Office has expressed concern over the release of water by India and already flooded river Pakistan, saying that the practice under these circumstances has been a recurrent problem. यहाँ था, हाँ सही है। अब पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस भी कह चुका है कि पाकिस्तान के जो रिवर्स हैं वो ऑलरेडी फ्लडेड हैं, तो उसमें पानी ना छोड़ा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने पानी दरियाओं में छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये जो पूरा पैराग्राफ है ये हाईलाइट कर रहा है कि कितना जो लॉस है वो पाकिस्तान को हो चुका है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस, कितने हाउसेज, ये सारा उसका कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा है। बट हेयर इज़ द क्वेश्चन, पाकिस्तान रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स गोल्डन जुबली। बिफोर दिस वी यूथ विटनेस्ड 3 devastating floods in Pakistan which came in 1992, 2010 and now again in 2020. Yet 2022, yet Pakistan has still not been able to save its people from the major flood disaster। अब वो कह रहा है एज अ यूथ हमने 1992 का फ्लड देखा है, 2010 का देखा है, 2022 का देखा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो स्टिल, एक मिनट का है, पाकिस्तान अभी भी अपने लोगों को सेव करने के काबिल नहीं हुआ, जबकि हम 3 फ्लड्स देख चुके हैं। We focus on India's lack of cooperation, but at the same time we could have done more to prevent the recurrence of flood ourselves। अब हमने इंडिया की जो नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर है उस पर तो जोर दिया, लेकिन हम उसके साथ साथ अपने आप को बचाने के तरीके भी ढूंढ सकते थे। एज ऑफ जुलाई 2019 द टोटल नंबर ऑफ लार्ज डैम इंडिया इज़ ओवर 5000। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करें, इंडिया में जो डैम है वो 5000 है, जबकि पाकिस्तान में जो डैम है उसकी भी आगे बताएगा कि 450 जो है वो नए बन रहे हैं। 5000 ऑलरेडी इंडिया में डैम हैं, 450 न्यू बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है इन इंडिया में। इन टर्म ऑफ सेवरल डैम्स इंडिया रैंक्स 3rd आफ्टर चाइना यूएसए। पहले नंबर पे चाइना है, फिर यूएसए है सबसे ज़्यादा डैम रखने वाला कंट्री, और इंडिया जो है वो 3rd कंट्री बन गया है जिसमें सबसे ज़्यादा डैम है। पाकिस्तान जस्ट हैज़ अबाउट 150 डैम्स। अब आप कंपैरिजन करें कि कहाँ 5000 जो कि इंडिया में है और कहाँ 150 जो कि पाकिस्तान में डैम स्प्रेड अक्रॉस ऑल ओवर द प्रोविंसेस। पाकिस्तान मस्ट गिव मोर फोकस टू प्रोजेक्ट दैट हैव लॉन्ग टर्म एंड प्रिवेंटिव इफेक्ट्स being a defense against India's lack of cooperation during recurrent flood disaster in Pakistan। तो अब आप कंपैरिजन करके देख लें तो वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान को जो है ना वो गिव मोर फोकस टू प्रोजेक्ट दैट हैव लॉन्ग टर्म एंड प्रिवेंटिव इफेक्ट्स। अब आपको जो लॉन्ग टर्म आपकी प्लानिंग है ना वो होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरी कंट्रीज़ को ब्लेम करते रहें कि उन्होंने ज़्यादा पानी छोड़ दिया। तो आपने 3 सैलाब देखने के बावजूद भी कोई इफ़ेक्टिव मेजर्स नहीं लिए
450 डैम 150 डैम और 5000 डैम के बीच में आप कंपैरिजन देख लें। तो इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको किसी भी लिहाज से ये डाटा जो है वो आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा आपके CSS या PMS के एग्जाम में, जहाँ पे भी आपको 5th जनरेशन वॉर, साइबर वॉरफेयर या इंडिया से रिलेशन के बारे में कोई चैप्टर आ जाते हैं उसमें राइट करने में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह आपको एनालिसिस करते रहेंगे न्यूज़पेपर का। थैंक यू।